नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। अमृतसर रेल हादसे में 4 हफ्ते में आएगी मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घायलों से मुलाकात कर दिया बेहतर इलाज मुहैया कराने का भरोसा। रेल राज्य मंत्री ने कहा, रेलवे को कार्यक्रम की नहीं दी गई थी जानकारी। अब तक 61 लोगों की मौत की पुष्टि। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों में दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में बीजेपी का परचम। 132 वार्डों में से अब तक 53 में जीत। जम्मू के 10 जिलों में भी बीजेपी का दबदबा। लद्दाख इलाके में कांग्रेस आगे। कारोबार, निवेश, नौवहन सुरक्षा समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और श्रीलंका। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच वार्ता। हम्बनटोटा हवाई अड्डे, ट्रिकोमाली बंदरगाह और नई आवास परियोजनाओं को लागू करने का फैसला। समावेशी और टिकाऊ विकास की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है भारत। एंटवर्प में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, बुनियादी ढांचे में बदलाव और मानव संसाधनों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए उठाए गए ठोस कदम। कारोबारियों को भारत के विकास में भागीदार बनने का दिया न्योता। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के फाइनल में साइना नेहवाल। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया खिलाड़ी मारिस्का तुंजुंग को एकतरफा मुकाबले में हराया। सेमीफाइनल में हारकर बाहर हुए किदाम्बी श्रीकांत। और अमृतसर ट्रेन हादसे में मरने वालों और घायलों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक इस हादसे में कुल 61 लोगों की मौत हुई है और 113 लोग घायल हैं। अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में 39 और गुरु नानक देव हॉस्पिटल में 22 मृतकों के शरीर को रखा गया है। वहीं घायलों की बात करें तो अमृतसर के सिविल अस्पताल में 51 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि गुरु नानक देव अस्पताल में 43 लोगों की देखरेख की जा रही है। बाकी घायलों को इलाज के लिए अमनदीप हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, हरतेज हॉस्पिटल और श्री गुरु रामदास हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अमृतसर के अलावा अन्य जिलों में भी डॉक्टरों की टीमें बुलाई गई हैं। और इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आज उन अस्पतालों का दौरा किया जहां घायलों का इलाज जारी है। उन्होंने घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था, जिसके लिए उन्होंने आज तत्काल प्रभाव से 3 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश भी दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की जांच जालंधर के डिविजनल मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 4 हफ्ते में पेश करने के लिए कहा गया है। This is not a time for making allegations against people. This is a time for all of us to get together to see that this tragedy is dealt with in the proper manner. I want you to compensation. We have already announced 5 lakhs of rupees per family, per person who has been killed. We are giving free treatment in all the hospitals. Government is going to pay for that. Plus, those who are injured in a way which will need long-term treatment, we are giving 50,000 rupees that. रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि अमृतसर रेल हादसे में रेलवे विभाग की तरफ से कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में ट्रेन के ड्राइवर के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस हादसे को टाला जा सकता था अगर रेलवे ट्रैक के नजदीक इस तरह का आयोजन नहीं किया गया होता। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग को रावण दहन कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को भविष्य में रेलवे ट्रैक के नजदीक ऐसे आयोजनों को नहीं करना चाहिए। मनोज सिन्हा ने बताया कि ड्राइवरों को इस बात के स्पष्ट निर्देश हैं कि कहां गाड़ी धीरे करनी है। हादसा टाला जा सकता था। जब रावण जलाया गया तो उसमें से क्रैकर्स की आवाज़ आई तो भगदड़ सी भी मची और उसमें ट्रेन की आवाज़ लोग नहीं सुन पाए पटाखों की आवाज़ के बीच। इसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज पहुंचाया जा सके।
और वहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने भी इसे लापरवाही का नतीजा बताया। उन्होंने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। अश्विनी लोहानी ने कहा कि रेल पटरियों के नजदीक दशहरा उत्सव मनाने की रेलवे प्रशासन न तो केंद्रीय स्तर पर जानकारी दी गई और न ही स्थानीय स्तर पर। मामले में लापरवाही की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हादसा 2 स्टेशनों के बीच ट्रैक पर हुआ। हर जगह रेलवे कर्मचारी की तैनाती नहीं की जा सकती। अश्विनी लोहानी ने कहा कि रेलवे क्रॉसिंग घटनास्थल से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर है और गेटमैन की जिम्मेदारी यातायात को नियंत्रित करने की होती है। जहाँ पे रावण दहन का प्रोग्राम हो रहा था उसकी सूचना ना रेलवे को किसी तरह की सूचना दी गई थी कि वहाँ पे रावण दहन हो रहा है। वहाँ पे कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं था। दोनों तरफ लेवल क्रॉसिंग थे, लेवल क्रॉसिंग्स बंद थे दोनों तरफ। वो मैंड लेवल क्रॉसिंग्स हैं दोनों तरफ, इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं जो बंद थे उस समय। तो वो रास्ता ट्रेन जाने के लिए बना हुआ था, तो वहाँ से ट्रेन गुजरी और ये खराब हादसा हो गया। इसमें रेलवे की किसी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं है। और दशहरे की धूम के बीच अमृतसर रेल हादसे ने हर किसी को सन्न कर दिया। इस दर्दनाक हादसे पर देश भर में लोग शोक में हैं, वहीं विदेशों से भी शोक संदेश आए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमृतसर रेल हादसे पर दुख जताया है। रूसी दूतावास के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा, जिसमें हादसे में मारे गए लोगों, घायलों और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी रेल दुर्घटना पर शोक जताया। ट्रूडो ने दुख व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा कि अमृतसर की ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट पर शोक संदेश जारी किया। उन्होंने अमृतसर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अमृतसर रेल हादसे पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी दुख व्यक्त किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट कर लिखा कि अमृतसर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे से वो दुखी हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें इस महीने की शुरुआत में स्वर्ण मंदिर जाने का मौका मिला था और उन्होंने पंजाब के लोगों की उदारता और अपनेपन को देखा। हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, गुटेरेस ने उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। हम्बनटोटा हवाई अड्डे बनने के बाद से श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में फंस गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा दिया है कि भविष्य में श्रीलंका ऐसे किसी कर्ज के जाल में नहीं फंसे और इसके लिए भारत हर संभव सहायता करेगा। दोनों नेताओं के बीच हम्बनटोटा हवाई अड्डे, ट्रिकोमाली बंदरगाह और नई आवास परियोजनाओं के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई और इसे लागू करने का निर्णय लिया गया। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी पक्षों की समीक्षा की। इसमें श्रीलंका में भारत की सहायता से किए जा रहे विकास परियोजनाओं पर खास जोर रहा। दोनों देशों के बीच कारोबार, निवेश, नौवहन सुरक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत के सहयोग से जाफना में बन रही आवासीय परियोजना की स्थिति की भी समीक्षा की। इसके अलावा तमिल मुद्दों और श्रीलंका में तमिल वर्चस्व वाले क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर भी चर्चा हुई। इससे पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। इस दौरान श्रीलंका में भारत की सहायता से किए जा रहे विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि भारत करीबी दोस्त के साथ साझेदारी को गहरा बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में दोनों नेताओं ने सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के मसले पर बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुलाकात को काफी सार्थक करार दिया।
बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि दोनों नेताओं ने क्षेत्र में सुरक्षा और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भारत पहुंचे थे। रानिल विक्रम सिंघे की इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच कारोबार, निवेश, नौवहन सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेल्जियम को वैश्विक हीरा व्यापार का केंद्र बनाने और बेल्जियम की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में एंटवर्प में रहने वाले भारतीय प्रवासियों द्वारा निभाई गई भूमिका की तारीफ की। 12वीं एशिया यूरोप बैठक में भाग लेने बेल्जियम के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को एंटवर्प में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। 12वीं एशियाई यूरोप बैठक में भाग लेने बेल्जियम गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को एंटवर्प में स्थित जैन मंदिर का दौरा किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति मंदिर परिसर में स्थित पुस्तकालय में भी गए। भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत और बेल्जियम के मजबूत संबंधों को याद किया। इंडिया एंड बेल्जियम शेयर ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड क्लोज कोऑपरेशन। इंडिया अटैचेस हाई वैल्यू टू इट्स रिलेशंस विद Belgium. Belgium is one of the first nations to recognize and enter into diplomatic relations with independent India. Last year, we celebrated 70 years of establishment of diplomatic relations. उपराष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे बहुध्रुवीय विश्व में भारत एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का विस्तार, विशाल उपभोक्ता बाजार, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, शिक्षा का विस्तार और कौशल क्षमताओं के साथ ही उन्नत प्रौद्योगिकी जैसी उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के कारण भारत समावेशी और टिकाऊ विकास की तरफ मजबूती से बढ़ा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का मुख्य ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और टिकाऊ बनाने पर है। इसके लिए देश में कई ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया गया है जो कि विकास की राह में रोड़ा बने हुए थे। India is emerging as a major force in the evolving multipolar world. We seek to shape our international interactions on our terms. We have realized and revitalized our diplomatic engagements across the continent, opening new doors for mutually nourishing partnerships in a wide array of areas. While the economy of the country continues to face numerous challenges, we have embarked on a journey which will result in inclusive and sustainable growth. India's inherent advantages include its expanding workforce, consumer market, and rapid urbanization, growing education and skill capabilities, stronger technology adoption, and potential for driving exports through greater local manufacturing. उपराष्ट्रपति ने ये भरोसा दिलाया कि विनिर्माण के क्षेत्र में विस्तार के अलावा बुनियादी ढांचे में बदलाव के साथ ही मानव संसाधनों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए भारत में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम भी काफी तेजी से हो रहा है। Our flagship program in the area of manufacturing, digitization, skill financial inclusion, urbanization, startups, infrastructure, clean energy, and transportation has unleashed a new momentum which is driving organic growth of our country. Today, the changes underway in India are deeper and broader. 2 दिवसीय एशिया यूरोप बैठक में भाग लेने गए उपराष्ट्रपति 17 अक्टूबर को ब्रसेल्स पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति शनिवार की रात को भारत के लिए रवाना होंगे और रविवार की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बेल्जियम के एंटवर्प में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने के बाद प्रोविंशियल हाउस गए। वहां पर फूलों का गुलदस्ता देकर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने प्रोविंशियल हाउस में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनावों की मतगणना जारी है। अब तक के नतीजों में दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस ने लेह के सभी 13 वार्डों पर कब्जा किया। कश्मीर के 598 वार्ड में 231 पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए।
जबकि 181 पर किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। 13 साल बाद हुए शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी ने अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिले में परचम लहराया। यहां उसे 132 में से 53 वार्ड में जीत हासिल हुई। शोपियां जिले में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। यहां 12 वार्ड में उसके प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। बीजेपी को देवसर निकाय में सभी 8 सीटों पर और पहलगाम में 13 में से 7 सीटों पर जीत मिली। दक्षिण कश्मीर के 94 वार्ड के नतीजे घोषित हुए हैं और इसमें कांग्रेस को 28 पर जीत मिली है। दूसरी ओर जम्मू क्षेत्र में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। जम्मू क्षेत्र के 10 जिलों के 521 वार्ड के लिए पहले 3 चरणों में मतदान हुआ। जम्मू क्षेत्र में इस बार चुनाव में रिकॉर्ड 68.4% मतदान हुआ, जिसमें 6,44,000 नए मतदाता थे। जम्मू क्षेत्र के अब तक 32 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें से बीजेपी ने 19, कांग्रेस ने 4 और निर्दलीय ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। राज्य में 8 से 16 अक्टूबर तक 4 चरणों में हुए इन चुनावों के सभी नतीजे देर रात तक आने की उम्मीद है। और दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम की सूची जल्द ही जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 12 नवंबर को होना है, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर की है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण में 12 नवंबर को 18 विधानसभा सीटों और दूसरे चरण में 20 नवंबर को शेष 72 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में नक्सल पीड़ित इलाकों की सीटें हैं और कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए पहली सूची जारी की जा चुकी है। बीजेपी की बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के लिए भी कुछ उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के बाद नाम फाइनल किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जबकि तेलंगाना में टीआरएस और मिजोरम में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज तेलंगाना दौरे पर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर कई आरोप भी लगाए। राहुल गांधी ने तेलंगाना के हैदराबाद, आदिलाबाद और कामारेड्डी में जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार धर्म और जाति की राजनीति करती है। राहुल गांधी ने इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर राज्य की जनता से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि यूपी की सरकार ने 10 साल में सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी से निकालने का काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह वादा किया कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य में बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिलाया जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी और तेलंगाना में आएगी तो हम आपका जो आदिवासी बिल है और जो जमीनी अधिकरण बिल है उसको हम लागू करके दिखाएंगे, और जो आपका हक है, किसानों का हक है, आदिवासियों का हक है, वो हम आपको दिलवा के दिखाएंगे। आजाद हिंद फौज की स्थापना के 75वें वर्षगांठ पर 21 अक्टूबर को लाल किले में झंडारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लाल किले के भीतर ही आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए कुछ लोग भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। बाद में राजपथ पर एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें आजाद हिंद फौज से जुड़े सिपाही शामिल होंगे। 75 साल पहले 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कल सुबह लाल किले की परिसर में जो बैरक्स जहां पे आजाद हिंद फौज के अफसरों का ट्रायल हुआ था वहां पे राष्ट्र ध्वज फहराएंगे, और वहां पे 23 जनवरी को जो उद्घाटन होगा आईएनए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का, सरकार की तरफ से एक म्यूजियम वहां पे बनाया जा रहा है जहां पूरा इतिहास हमारा वहां पे प्रिजर्व होगा।
केरल के सबरीमाला मंदिर में शनिवार को भी 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश नहीं मिल पाया। इस बीच 50 साल से कम उम्र की महिला के मंदिर में प्रवेश करने की अफवाह को लेकर भगवान अयप्पा के भक्तों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त करने के बाद ही कि महिला की उम्र 50 साल से अधिक है, प्रदर्शन शांत हुआ। पूरे इलाके में धारा 144 अभी भी लागू है। मंदिर के कपाट खुलने के बाद आज लगातार चौथा दिन रहा जब महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया गया, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में ये साफ कर चुका है कि मंदिर में हर आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। तिब्बत में भूस्खलन होने से ब्रह्मपुत्र नदी का रास्ता रुकने से बड़ी कृत्रिम झील बनने से यह स्थिति बनी है। इसको देखते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन नदी से सटे इलाकों में लोगों को सतर्क कर रहा है। चीन ने गुरुवार को आपातकालीन साझा सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए भारत को ये जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों देश लगातार इस बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। It's a very big river, and when there are some natural calamities or some kind of earthquake or landslides, something happens, then it poses danger to the people who live downstream. The Chinese government is sharing informations with the Indian authorities, and our Indian authorities have also shared information with the district administration in the Siang belt. So all the precautionary measures are being taken because it's a natural phenomena. There are huge landslides and blockage of the normal course of river flow. So there is some disturbances in the normal flow of the Siang river. और दिल्ली में प्रदूषण की वजह से आबो हवा लगातार खराब हो रही है। आज वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI का स्तर 337 दर्ज किया गया, जो सुरक्षित हवा के लिहाज से सही नहीं है। दिल्ली के 31 इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। मथुरा रोड, द्वारका सेक्टर 8 में तो AQI का स्तर 414 और 402 रिकॉर्ड दर्ज किया गया। आनंद विहार, मुंडका, नरेला और रोहिणी भी वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। विजयादशमी में रावण दहन के दौरान इस्तेमाल हुए पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा में फैले जहर का स्तर और भी बढ़ गया। वायु प्रदूषण निगरानी करने वाली संस्थाओं के मुताबिक दिल्ली की हवा में PM 2.5 और PM 10 का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से भी दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। तालिबान आतंकियों के हमले और धमकी के बीच अफगानिस्तान में लंबे इंतजार के बाद संसदीय चुनाव हुआ। तालिबान की धमकियों के बीच अफगानिस्तान की 249 संसदीय सीटों पर संपन्न हुआ। इससे पहले साल 2015 में ये चुनाव निर्धारित किए गए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों और वोटर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार के चलते तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। इस बार अफगानिस्तान की सरकार ने जनता को भरोसा दिया था कि वोटिंग प्रणाली एकदम सुरक्षित होगी। अफगानिस्तान की 249 संसदीय सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कुल 2500 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार को तालिबान आतंकियों के हमले के बाद अफगानिस्तान चुनाव आयोग ने कंधार में चुनाव स्थगित कर दिया था और इस बीच आतंकियों ने काबुल मतदान केंद्र पर विस्फोट किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 78 से ज्यादा लोग घायल हुए। चुनाव के दौरान हुई हिंसा और आतंकी हमले में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तालिबान ने अफगानिस्तान में संसदीय चुनाव के दिन सारी सड़कों को बंद करने की धमकी दी थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार जमाल खशोगी की मौत पर सऊदी अरब की सफाई को सही मान लिया है। उन्होंने कहा कि वो पत्रकार जमाल खशोगी की मौत झगड़े में होने के सऊदी अरब के स्पष्टीकरण पर भरोसा करता है। ट्रंप ने इस मामले में सऊदी अरब की ओर से 18 लोगों की गिरफ्तारी को सराहनीय कदम बताते हुए इसे सिर्फ पहला कदम बताया। चौतरफा दबाव और 2 हफ्ते के इनकार के बाद सऊदी अरब ने शनिवार को 60 साल के खशोगी के शव के बारे में कोई जानकारी दिए बिना कहा था कि इस्तांबुल वाणिज्य दूतावास में झगड़े के बाद उनकी मौत हो गई थी। सऊदी मीडिया के मुताबिक इस मामले में डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ अहमद अल असीरी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कानूनी सलाहकार अल कथानी को बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने अपनी समीक्षा और जांच खत्म नहीं की है और इस बीच
खशोगी की मौत की पुष्टि से जुड़े सऊदी अरब के बयान तो कुछ अमेरिकी सांसदों ने विश्वसनीय नहीं माना है। ये सांसद इस घटना के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराने की मांग कर रहे हैं। हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी रैंकिंग मेंबर एलियट एंजेल ने घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है। खशोगी 2 अक्टूबर को वाणिज्य दूतावास में घुसने के बाद से नहीं देखे गए। तुर्की ने दावा किया था कि खशोगी की सऊदी वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई है। Been a great ally, but what happened is unacceptable. We are going to see they've arrested, just for the people at the table, a large number of people having to do with the event that took place in Turkey and the consulate, the Saudi consulate. And it's a big first step. It's only a first step, but it's a big first step. और अब खेल की खबर। साइना नेहवाल डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मारिस्का तुंजुंग की चुनौती को आसानी से पार कर लिया। साइना ने एक तरफा मुकाबले में इंडोनेशियाई खिलाड़ी को लगातार गेम में 21-11, 21-12 से हरा दिया। साइना ने यह मुकाबला सिर्फ 30 मिनट में अपने नाम कर लिया। खिताब जीतने के लिए साइना नेहवाल को रविवार को फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीनी ताइपे की ताई जू यंग की चुनौती को पार करना होगा। और भारत के शीर्ष पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत डेनमार्क ओपन से बाहर हो गए हैं। सेमीफाइनल में श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जापान के केंतो मोमोटा ने श्रीकांत को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हरा दिया। ये मुकाबला 42 मिनट तक चला। मोमोटा ने मैच की शुरुआत से ही दमदार खेल का प्रदर्शन किया और श्रीकांत पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीकांत ने शुक्रवार को समीर वर्मा को बेहद कड़े मुकाबले में मात देकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और इससे पहले उन्होंने लिन डेन जैसे दिग्गज खिलाड़ी को क्वार्टर फाइनल में हराया था। और ओमान की राजधानी मस्कट में पुरुष हॉकी का 5वां एशियाई चैंपियंस टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज भारत का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। भारत का ये टूर्नामेंट में दूसरा मुकाबला है और इससे पहले गुरुवार को अपने पहले मुकाबले में भारत ने ओमान की टीम को 10-0 के बड़े अंतर से हराया। दुनिया के 5वें नंबर की टीम भारत के आगे ओमान के खिलाड़ी अधिकतर समय गेंद के लिए संघर्ष करते नजर आए। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला आज भारतीय समय के मुताबिक रात 10:40 पर शुरू होगा। पाकिस्तान से मुकाबले के बाद भारत 21 अक्टूबर को मलेशिया से और 24 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ खेलेगा। भारत और पाकिस्तान 2-2 बार ये खिताब जीत चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।